नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। पिछले दोनों भाग के वीडियो में हम लोग इस अध्याय को अच्छे से समझ चुके हैं। देखिए, यही सब प्रश्न है, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यहाँ पे कुछ भरने वाला है, फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ देखिए लघु उत्तरीय है और इधर दीर्घ उत्तरीय है, ठीक है। और यहाँ सुमेलित करना है, ठीक है। तो कुल इतना ही प्रश्न है, इन सभी को हम हल करेंगे। आप बस मेरे साथ अंत तक बने रहें। आपसे फिर से अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आपने खुद से पहले प्रयास नहीं किया है तो पहले खुद से प्रयास कर लें इन सभी को हल करने का, ठीक है। ये नहीं सोचे कि आपका आंसर गलत होगा, ठीक है। आप बुक को पढ़े, वीडियो को देखें और आपसे जो बन सकता है आप क्या करें, इन सभी प्रश्नों के बारे में कुछ अपने से खुद से उत्तर लिखने का प्रयास करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आशा करते हैं कि आप अपना से कुछ प्रयास कर लिए होंगे, ठीक। चलिए तो शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1861 का, ठीक है। देखिए, 1861 में जार निकोलस द्वितीय के द्वारा कृषि दासता समाप्त कर दी गई थी, परंतु इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सका था, ठीक है। हालांकि 1861 में यह जो कृषक दास प्रथा यह खत्म हो चुका था, लेकिन किसान इसे खुश नहीं थे। अगला है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो देखिए जार का अर्थ बर्तन भी होता है, ठीक है। तो आप रूस में जार का अर्थ बर्तन नहीं लगाएंगे। जार जो था वो रूस का सम्राट था, जार निकोलस द्वितीय, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ख, जर्मनी, ठीक है। 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था इनका जन्म। अगला प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ठीक है, तो साम्यवादी शासन का सबसे पहला प्रयोग रूस में हुआ था, आप पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? ठीक, तो देखिए लुई ब्लां, कार्ल, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, ये सब तो यूटोपियन समाजवादी था। ये कार्ल मार्क्स यूटोपियन समाजवादी नहीं था। अगला प्रश्न है, देखिए वार एंड पीस किसकी रचना है? ठीक है, तो वार एंड पीस जो है यह लियो टॉल्स्टॉय की रचना है, ठीक है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ख। अगला प्रश्न है आपका, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ख, नवंबर 1917 में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है आपका कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो देखिए लाल सेना का जो गठन है यह ट्रोट्स्की ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में, ठीक। अगला प्रश्न है, ब्रेस्टली-टोवस की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो ब्रेस्टली-टोवस की संधि रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकलने के लिए, ठीक। चलिए अब चलते हैं आगे। अगला जो आपका प्रश्न है या फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें आपको भरना है। पहला प्रश्न है कि रूसी क्रांति के समय शासक डैश था? तो जार निकोलस द्वितीय शासक था, ठीक। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व डैश ने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन ने किया था। नई आर्थिक नीति 1921 में लागू हुआ था। रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन का निवासी था। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंजल्स को माना जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसका उत्तर लिख सकते हैं इसका। अगला प्रश्न देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, मतलब आपको 20 शब्दों में ही इस 5 प्रश्न का उत्तर दे देना है, ठीक। तो चलते हैं इस 5 प्रश्न को देखते हैं कैसे इसका क्या हल होगा। तो इसमें आपका 1 नंबर प्रश्न है कि पूंजीवाद क्या है? तो इसका उत्तर होगा कि पूंजीवाद एक आर्थिक व्यवस्था है जहां निजी व्यवसायों और व्यापार को प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक। दूसरा प्रश्न है कि खूनी रविवार क्या है? तो इसका उत्तर होगा 22 जनवरी 1905 को रूस के निरंकुश जारशाही शासन के विरोध में क्रांतिकारियों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर जार के सैनिकों ने गोलियां बरसा दी थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। इसलिए 22 जनवरी 1905 अर्थात रविवार को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। हो गया। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, अक्टूबर क्रांति क्या है? तो देखिए रूस के महान बोल्शेविक क्रांति को ही अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक। अगला है सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? तो देखिए समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हो वे सर्वहारा वर्ग कहलाते हैं, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? तो रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे जिन पर वे पुराने ढंग से ही खेती कर रहे थे। उनके पास पूंजी का भी अभाव था तथा करों के बोझ से दबे हुए थे, ठीक। तो देखिए इस तरह से आपने इन 5 प्रश्नों को हल कर लिया, ठीक। अब इसके बाद देखिए कैसा प्रश्न है। इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न ही है, ठीक।
लेकिन इसमें आपको 60 शब्दों में आंसर देना है। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है कि रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर होगा, रूसी क्रांति के दो कारण आप निम्न लिख देंगे। रूस में रोमनो वंश का निरंकुश राजतंत्र का शासन था। सम्राट जार निकोलस द्वितीय रूस का शासक था। सम्राट जार को आम लोगों के सुख दुख की कोई चिंता नहीं थी। अफसरशाही अपने चरमोत्कर्ष पर थी। नियुक्ति का आधार योग्यता नहीं था। गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वेच्छाचारिता बढ़ती गई और जनता की स्थिति बद से बदतर हो गई। तो सबसे पहला कारण तो आप सम्राट जार को लिखेंगे। दूसरा समस्या आप किसानों के बारे में लिख देंगे। रूस में किसानों तथा मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। रूस में जनसंख्या का बहुसंख्य भाग कृषक तथा मजदूर थे। किसानों के खेत बहुत छोटे होते थे जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था तथा करों के बोझ से वे दबे हुए थे। और फिर मजदूरों के बारे में लिखेंगे कि रूस में मजदूरों को अधिक काम करना पड़ता था, परंतु उनकी मजदूरी काफ़ी कम थी और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता था। ठीक, अब आपका अगला प्रश्न है 2 नंबर की रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी। तो देखिए, सोवियत रूस विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था। ठीक है, जहाँ स्लाव जाति के लोग रहते थे। इसके अतिरिक्त फिन, पोल, जर्मन, यहूदी आदि अन्य जातियों के लोग भी थे जो भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे तथा इनका रस्मों रिवाज भी भिन्न भिन्न था। परंतु रूस के अल्पसंख्यक समूह जार निकोलस द्वितीय द्वारा जारी की गई रूसीकरण की नीति से परेशान था। ठीक है, इसके अनुसार सम्राट जार ने देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति थोपने का प्रयास किया था। इससे वहाँ के अल्पसंख्यकों में हलचल मच गई थी तथा रूसी राजतंत्र के प्रति उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा था। ठीक, अगला आपका 3 नंबर प्रश्न है कि साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे। तो इसका उत्तर होगा कि साम्यवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी। इसके निम्न कारण थे, बिंदुवाइज लिखेंगे आप। ठीक, यह एक ऐसे समाज की परिकल्पना करती है जहाँ व्यक्ति में कोई भेद ना हो। इसका उद्देश्य था संघर्ष और क्रांति के द्वारा समाज में समानता लाना। इस व्यवस्था के अंतर्गत समाज में न्याय से कोई वंचित नहीं रहे और मानवता एकमात्र जाति हो। ठीक, यह ऐतिहासिक और आर्थिक वर्चस्व के निजी प्रतिमान ध्वस्त कर पूंजी और उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व पर जोर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 4 नंबर, नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था, कैसे। तो देखिए, 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों से कुछ हद तक निम्न समझौता करना पड़ा था। क्या क्या समझौता करना पड़ा था। तो किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार दे दिया गया। पहले अधिकार नहीं था, उद्योग धंधे सिर्फ सरकार के हाथों में थी। अगला है, उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया गया। विभिन्न स्थानों पर बैंक खोले गए। ट्रेड यूनियन की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। व्यक्तिगत पूंजी, संपत्ति और जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। तो यही सब चीज़ था, समझौता था जो करना पड़ा। कहने का मतलब है कि यह सब जो चीज़ है यह मार्क्सवादी सिद्धांत में नहीं है, लेकिन फिर भी समझौता करना पड़ा लेनिन को अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए, अगला प्रश्न है 5 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया, कैसे। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था। इस युद्ध में रूस मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ था। युद्ध में सम्मिलित होने का एकमात्र उद्देश्य था रूसी जनता की आंतरिक असंतोष को भुलाकर उन्हें बाहरी मामलों में उलझा दिया जाए। परंतु इस युद्ध में चारों तरफ रूसी सेनाओं की हार हो रही थी। ना उसके पास अच्छे हथियार थे, ना ही पर्याप्त भोजन की सुविधा थी। युद्ध के मध्य में सम्राट जार ने सेना का कमान अपने हाथों में ले लिया। परिणाम स्वरूप दरबार खाली हो गया तथा उसकी अनुपस्थिति में क्रांति के लिए षड्यंत्र रचने का मौका मिल गया। ठीक, चलिए, तो इस तरह से यह जो लघु उत्तरीय प्रश्न था 60 शब्दों में उत्तर देने वाला, यह भी आपका खत्म हो गया। अब चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हल करते हैं। इसमें लगभग 150 शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जितना शब्द लिखा हुआ है उतना ही गिन के आपको उतना ही आंसर देना है। मतलब 10, 5, 20 इधर उधर घट बढ़ भी सकता है। ठीक है, आप कोशिश करें अच्छा आंसर लिखने का। चलते हैं, पहला प्रश्न है आपका, रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। तो देखिए, रूसी क्रांति के तो बहुत से कारण थे, तो आप क्या करेंगे, उन सभी कारणों को बिंदुवार लिख देंगे। ठीक है, इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि रूस में, पहला बिंदु में लिखेंगे कि रूस में रोमनो वंश का निरंकुश राजतंत्र का शासन था। सम्राट जार निकोलस द्वितीय रूस का शासक था। उसके शासन में अफसरशाही अपने चरमोत्कर्ष पर थी। नियुक्ति का आधार योग्यताएं नहीं थी। जार की स्वेच्छाचारिता बढ़ गई थी और जनता की स्थिति बद से बदतर हो गई थी। यह तो हो गया पहला बिंदु जार निकोलस द्वितीय के बारे में। दूसरे में आप किसानों और मजदूरों के बारे में लिखेंगे। रूस में किसानों तथा मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। किसानों के खेत बहुत छोटे थे जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था तथा करों के बोझ से वे दबे हुए थे। मजदूरों को अधिक काम करना पड़ता था, परंतु उनकी मजदूरी काफ़ी कम थी और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता था। ठीक, अगला आप
लिखेंगे बिंदु रूसीकरण की नीति के बारे में। ठीक है, रूस जो था वह विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था, जहां स्लाव जाति के अतिरिक्त फिन, पोल, जर्मन, यहूदी आदि अन्य जातियों के लोग भी रहते थे, जो भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे तथा इनका रस्मों रिवाज भी भिन्न भिन्न था। परंतु रूस के अल्पसंख्यक समूह जार निकोलस द्वितीय द्वारा जारी की गई इस रूसीकरण की नीति से परेशान थे, क्योंकि जार ने देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति थोपने का प्रयास किया था। इससे वहाँ के अल्पसंख्यकों को राजतंत्र के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा था। ठीक है, अगला बिंदु यहाँ पे लिखेंगे रूस के औद्योगिक मजदूरों तथा किसानों पर कार्ल मार्क्स के समाजवादी विचारों का पूर्ण प्रभाव था। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है 2 नंबर, नई आर्थिक नीति क्या है? तो इसके बारे में आप लिखेंगे कि रूस में लेनिन के नेतृत्व में साम्यवाद सरकार के विरुद्ध भयंकर प्रतिक्रिया हुई। 1920-21 में उत्पादन का स्तर काफ़ी नीचे गिर गया, करोड़ों लोगों के सामने भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई थी तथा जीवन मरण का प्रश्न आ खड़ा हुआ था। क्रांति विरोधी नारे भी सुनाई पड़ने लगे। अतः 1921 में लेनिन ने एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों से कुछ हद तक उन्हें समझौता करना पड़ा। इस नीति में निम्नलिखित प्रमुख बातें थी। क्या क्या बात थी? पहला बिंदु है, किसानों से अनाज ले लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। सैद्धांतिक रूप से जमीन राज्य की थी, फिर भी व्यवहार में जमीन किसानों की हो गई। 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया गया। विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। व्यक्तिगत संपत्ति रखना शुरू किया गया। विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए और ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। तो इस तरह से आप बिंदुवार इसका आंसर लिखेंगे। यही सब चीज़ किताब में भी है। आपका अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। क्या प्रभाव था रूसी क्रांति का? तो यही सब प्रभाव था, बिंदुवार लिखेंगे। इस क्रांति के पश्चात साम्यवादी सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा इसने अन्य देशों में अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहित किया। दूसरे बिंदु में लिखेंगे कि रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर 2 खेमों में विभाजित हो गया, साम्यवादी विश्व और दूसरा पूंजीवादी विश्व। ठीक, साम्यवादी गुट का नेता रूस था तथा पूंजीवादी गुट का नेता अमेरिका था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई, जो आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों के बीच चलती रही। इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को भी प्रोत्साहन दिया। ठीक है, रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक आयोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल आया, जिसे पूंजीवादी देशों ने भी अपनाया। ठीक, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद का जो प्रश्न है 4 नंबर, इसमें आपको कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करना है। तो देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे। मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की थी। वे जर्मन दार्शनिक हीगल के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। 1843 में उन्होंने अपनी बचपन के मित्र जीने से विवाह किया था। ठीक है, राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास पर मोंटेस्क्यू तथा रूसो के विचारों का गहन अध्ययन किया था उन्होंने। कार्ल मार्क्स ने फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर 1848 में एक समाजवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। ठीक, उपयुक्त घोषणा पत्र में मार्क्स ने अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। मार्क्स के निम्न सिद्धांत थे, उन्होंने बहुत सारा सिद्धांत दिया था। देखिए, पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं मार्क्स के बारे में। तो 4 प्रश्न हो गया। 5वां प्रश्न है, यूटोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। यूटोपियन समाजवादी जो थे उनके विचारों का आपको वर्णन करना है। तो देखिए, आपके किताब में कुल मिलाकर 4 यूटोपियन समाजवादियों के बारे में दिया हुआ है, जिसमें से 2 यहाँ पे है, सेंट साइमन और चार्ल्स फ्यूरियर। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो आप यहाँ से अपना उत्तर संकलित कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, और 2 और जो समाजवादी थे वो लुई ब्ला और रॉबर्ट ओवन थे। तो आप इनके बारे में यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको वीडियो पॉज कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, आप इन दोनों के बारे में यहाँ से लिख ले, और ऊपर में जो मैंने आपको बताया सेंट साइमन और चार्ल्स फ्यूरियर के बारे में आप यहाँ से लिख लें। ठीक, चलिए, तो इस तरह से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका खत्म हो गया। ठीक है, 5 प्रश्नों को आपने हल कर लिया। हम चलते हैं, अगला प्रश्न सुमेलित करना है इसमें आपको। ठीक है, पहला है दास कैपिटल। ठीक है, तो दास कैपिटल जो है यह किताब को किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने लिखा था। ठीक है, तो आप इसको ख से मिला देंगे। चेका देखिए एक गुप्त पुलिस संगठन था रूस का, लेनिन ने बनाया था। ठीक है, तो आप इसको घ से मिला देंगे। नई आर्थिक नीति लेनिन ने लाया था, तो आप लेनिन
में टिक लगा देंगे इसको। देखिए कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 में हुई थी, तो आप यहाँ इसको मिला देंगे। और स्टालिन की मृत्यु हुई थी 1953 में, तो आप इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। हो गया। इसके बाद वर्ग परिचर्चा करना है, तो आपको इस दोनों टॉपिक पे परिचर्चा करना है। तो आप दोस्तों से परिचर्चा करें, खोजें इसको अपने किताब में या फिर नेट पर और चर्चा करें। और इस तरह से इन सभी प्रश्नों को आपने हल कर लिया। ठीक है, ख़त्म हो गया आपका यह वीडियो। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। कृपया वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा ले ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू। पढ़ते रहें और खुश रहें।